हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्लाइमेट का पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में, हीट बैलेंस के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में। ठीक है। और देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये बेसिक है क्लाइमेट का। ये समझ नहीं आएगा तो ज्योग्राफी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको ऊपर ऊपर से चले जाएंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, एकदम बेसिक से करते हैं। सबसे पहले आप एक बात सोचो कि हम क्या है, हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या देखते हैं, बहुत बड़े एयर मास का पाइलअप बना हुआ है। ये देखो, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन सब के पाइलअप के नीचे हम लोग रहते हैं। ठीक है। और जब हवा स्टेबल होती है ना, तब हम फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही एयर जो है वो मूव करती है, तो क्या होता है, उसे हम विंड कहते हैं। तो हम फिर एयर को फील कर पाते हैं। अदरवाइज विदाउट विंड हम लोग एयर को फील ही नहीं कर सकते। ठीक है। फील्ड ओनली व्हेन इट इज इन मोशन, और मोशन में जब रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विंड। देखो, हम क्या देखते हैं कि अर्थ के चारों तरफ, अभी ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम ऐसा है कि ये अर्थ के चारों तरफ है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, हम एक एनवेलप के अंदर रहते हैं। ठीक है। चारों तरफ गैसेस का एनवेलप है, और उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी देखो, ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये बेसिकली लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। अर्थ को अपनी बेसिकली जो एनर्जी होती है ना, ऑलमोस्ट सारी एनर्जी वो सन से मिलती है। ठीक है। और अर्थ क्या करता है, उस एनर्जी को वापस स्पेस में रेडिएट भी कर देता है, वो रिटेन नहीं करता है। ठीक है। और यही हमें समझना है हीट बैलेंस में। ठीक है। और ये सब चीज़ अगर आप समझ जाओगे तो फिर क्लाइमेट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ से आने वाले हर एक क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अभी देखो, जब हमें पता चल जाता है कि अर्थ को ऑलमोस्ट एनर्जी सन से मिलती है, और अर्थ क्या करता है, उस एनर्जी को वापस रेडिएट भी कर देता है। क्लियर है। अगर वापस अर्थ उस एनर्जी को रेडिएट कर दे रहा है, तो फिर एनर्जी का यूज़ कहाँ हो रहा है। ठीक है। तो एनर्जी का यूज़ हम देखेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में, कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होता है। सबसे पहले समझो, एक पाइल ऑफ एयर के नीचे हम लोग रहते हैं। ठीक है। वो क्या है, एक एनवेलप के जैसा है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो हमारा क्या है, सपोर्ट सिस्टम है। अभी देखो क्या है, अर्थ अपना एनर्जी किससे ले रहा है, सन से ले रहा है। ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूसली एनर्जी मिल रहा है, ये एनर्जी अगर कंटिन्यूसली मिलता रहे तो क्या हो सकता है कि हमारा जो अर्थ है, वहाँ से जितना वाटर है वो सारा इवापोरेट हो जाए। हो सकता है ना ऐसा। लेकिन हम तो जानते हैं कंटिन्यूसली मिलता है। तो अर्थ क्या करता है, एनर्जी लेता तो है, लेकिन उसको अपने पास रिटेन नहीं करता है, उसे वापस से रेडिएट कर देता है। ठीक है। और यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस के कारण आप देखोगे कि ना ही हमारा प्लेनेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना ही हमारा प्लेनेट बहुत ज़्यादा ठंडा हो पाता है। लेकिन सन की जो हीट है वो अर्थ पे आती रहती है। अभी देखो, इस चीज़ को समझते हैं। यही पूरा चैप्टर में इसी के बारे में बात करने वाले हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ और समझो कि सन की जो हीट होती है ना, वो अर्थ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो होती नहीं है। क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो अनइक्वल हीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इससे क्या होता है कि हर एक पार्ट में एयर प्रेशर का जो आप देखोगे वेरिएशन, ये भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही एयर प्रेशर का जो वेरिएशन होता है, यही जो डिफरेंस होता है, इसी के कारण विंड चलता है। और विंड क्या करता है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चला जाता है। और आज के चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ को पूरा डिटेल में करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे सबसे पहले एटमॉस्फेयर का हीटिंग। ठीक है, कि आखिर एटमॉस्फेयर हीट कैसे होता है। फिर हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर का कूलिंग, ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। फिर हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, किस तरह से टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही तीन चीज आज के लेक्चर का मेन मोटिव है। क्लियर है। अभी देखो क्या है कि अनइक्वल हीटिंग की वजह से हम देख रहे हैं प्रेशर में डिफरेंस हो रहा है। ये सब जो बेसिक है ना, ये बेसिक अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि अब इसी पे बात होगी। क्लियर है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग जब इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग हीटिंग से। और हीटिंग कैसे होता है, हीटिंग होता है थ्रू सोलर रेडिएशन। ये देखो, ये डायग्राम अपने दिमाग में रखो। देखो, सन क्या करता है, अर्थ क्या करता है, सन से एनर्जी लेता है। ठीक है। और वो जो एनर्जी होता है ना, वो बेसिकली
जो एनर्जी ले रहा है वो एनर्जी क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होता है। सन से जो एनर्जी आ रहा है अर्थ पे वो क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होता है, ठीक है। एंड इसी इनकमिंग सोलर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंसोलेशन भी कहते हैं। इंसोलेशन मतलब क्या है, सन से आने वाला एनर्जी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अभी देखो क्या है ना कि अर्थ का शेप जो है वो परफेक्ट स्फेयर में नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जियोइड शेप होता है। एंड जियोइड शेप होने के कारण क्या है, जो सन का रेज अर्थ पे आता है वो क्या होता है, वो वर्टिकली बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सन की रेज एटमॉस्फेयर के टॉप पे जब पड़ती है तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये ना ऑब्लिकली बहुत ही ज़्यादा स्लैंट एंगल पर गिरती है, ठीक है। और इसीलिए देखोगे अर्थ सन की टोटल एनर्जी का सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्ट रिसीव करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अर्थ इंटरसेप्ट ओनली ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सन से एनर्जी, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका पीछे का रीज़न क्या है, तो अर्थ का जियोइड शेप, ठीक है। अभी देखो इसके बाद एक चीज़ और समझना है, सोलर कांस्टेंट, कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। देखो जो एवरेज एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं एटमॉस्फेयर के टॉप पे, ठीक है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे सन से जो एवरेज एनर्जी मिलती है उसी को हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। और सोलर कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो अगर अर्थ से हम देखेंगे कि ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, ये हमारा सन, सन से लाइट आ रही है, सन रेज आ रही है, ठीक है। और अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का शेप हमने देखा है कि जियोइड। तो आप देख रहे हो कि सन की जो रेज पड़ रही है जब ऊपर पड़ती होगी उसका एंगल अलग होता होगा, नीचे आती है उसका एंगल अलग होता है, ठीक है। और यही जो एंगल में डिफरेंस दिख रहा है ना, यहीं से हमें समझना है कि इंसोलेशन में डिफरेंस कैसे होता है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, ठीक है, सनलाइट स्ट्राइक मोस्टली डायरेक्टली। तो ये सब चीज़ अभी हमें समझना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है कि देखो अर्थ पे हम, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस और इंसोलेशन कैसे होता है इस चीज़ को भी पहले समझ जाते हैं, फिर हम लोग डिटेल में चलते जाएंगे। पहले एक एक थोड़ा थोड़ा बेसिक समझते हैं, दिमाग में बिठाते हैं, फिर उसका रीज़न देखते हैं कि वो क्यों हो रहा है। देखो अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये देखो ये पिक्चर, अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अपना एक ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है कि हमेशा दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, ये डिस्टेंस वेरी करता है ऑन ऑर्बिट। तो आप देखोगे 4 जुलाई के टाइम पे लगभग लगभग, ठीक है, 4 से 5 जुलाई, ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं होता है लेकिन एक डेट लेके चलते हैं कि 4 जुलाई को अर्थ सन के सबसे ज़्यादा दूर होता है। देखो क्या, ये 5 जुलाई को दिखा रहा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम कहते हैं एपेलियन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है एपेलियन पेरिलियन क्या होता है, बट अभी यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है इसलिए उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होता है, सोच रहे हो। और फिर अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस जब सबसे ज़्यादा कम होता है इसे कहते हैं हम लोग पेरिहेलियन, और ये होता है लगभग लगभग 3-4 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी के टाइम पे क्या होता है, अर्थ सन के एकदम पास होता है और इस पोजीशन को कहते हैं हम लोग पेरिहेलियन। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ये होता है 147 मिलियन किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जो आप पेरिहेलियन फेज है, ठीक है, इस टाइम पे इंसोलेशन जो है वो एपेलियन स्टेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे सन का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे डिस्टेंस देखो, तो इस टाइम पे क्या हो रहा होगा कि इंसोलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी देखो ये जो इंसोलेशन है, ये ज़्यादा इंसोलेशन और कम इंसोलेशन, ये बात क्या बताना चाह रहा है। देखो ये जो हम लोग पेरिहेलियन और एपेलियन देख रहे हैं ना, इसका इफेक्ट ना डेली वेदर सिस्टम पे इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि इसे ओवरशैडो कर दे रही है, ठीक है। और वो क्या है, वो है हमारा लैंड और सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना,
अर्थ पे वो, एंड दूसरा है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, दो चीज। अभी देखो क्या है, डिस्टेंस हम लोगों ने देखा 152 मिलियन किलोमीटर। इस टाइम पे अर्थ क्या होता है, सन से ज्यादा दूर होता है। पेरिलियन देखा 3 जनवरी के टाइम पे, यहाँ पे 147 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस होता है, और अर्थ इस टाइम पे सन के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। और इसके कारण क्या होता है, हम 3 जनवरी को देखते हैं 4 जुलाई से ज्यादा इंसोलेशन हो रहा होता है। बट हम यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ना डेली वेदर सिस्टम पे ज्यादा नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि लैंड सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस चीज़ को ओवरशैडो कर दे रहा है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है ये इस चीज़ को क्या कर रहा है, ओवरशैडो कर दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वेरिएशन है ये हमारे डेली वेदर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आखिर सर ये क्यों नहीं कर पाता, और इंसोलेशन जो होता है इसमें इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी क्यों है, क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा वेरिएबल है इंसोलेशन। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझो, अर्थ अर्थ पे जो सनलाइट आ रहा है ये सनलाइट क्या है, कांस्टेंट तो नहीं है, हर जगह पे सेम पहुंच रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये क्या होता है, ये चेंज होता है टाइम के साथ साथ, सीजन के साथ साथ, एंड हमारा जो ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन है उसके साथ साथ, पूरे एक साल के अंदर। और देखो इस ये जो वेरिएबिलिटी है, ड्यूरिंग द डे चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग अ सीजन चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग अ ईयर चेंज हो रहा है। लेकिन इसके लिए ना जो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं हम पहले उन सबको भी समझते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, वो है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है इसमें उसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है। फिर हम देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज। सनरेज का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये भी एक बड़ा फैक्टर है। एक बड़ा फैक्टर लेंथ ऑफ द डे भी है, कि डे का लेंथ कितना है, 12 घंटे का है या फिर 12 घंटे से कम का है। और फिर हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हालांकि ये लेस इन्फ्लुएंस है। यूपीएससी में क्या है ना कि जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि आपको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, बट वो हो जाते हैं, यूपीएससी कंसिडर कर लेता है और हम गलत कर जाते हैं। तो हम इसीलिए इसको भी यहाँ पे लिखे हैं ताकि ऐसे स्टेटमेंट आए तो आप इसको भी गलत ना कर सको, आप देखो कि रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, एंड फिर आता है कॉन्फ़िगरेशन और एस्पेक्ट ऑफ लैंड, जो कि लीस्ट इन्फ्लुएंशियल है। इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना वो ऊपर के 3 है। क्या क्या, रोटेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड लेंथ ऑफ द डे। अभी ना हम तीनों को समझते हैं। देखो अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या है, इंक्लाइंड है। हम देखो अगर ये देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये ऐसा है तो ये इंक्लाइंड दिख रहा है। ठीक है, कितने डिग्री से इंक्लाइंड दिखता है हमें, 23.5 डिग्री से। ठीक है, अभी देखो इस चीज में समझना क्या है, हम क्या देखते हैं कि जो अर्थ का एक्सिस है और यहाँ पे जो इंसोलेशन आ रहा है इन दोनों का क्या रिलेशन है। अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे इंक्लाइंड है 62.5 डिग्री टू प्लेन। समझना दोनों में अलग अलग है। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे इंक्लाइंड है 66.5 डिग्री से। अभी क्या है, इन इस जो ये जो इंक्लिनेशन है इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण आप देखो कि जो इंसोलेशन आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये डिफरेंस क्या करता है, ये डिफरेंस लैटिट्यूड पे वेरी करता है। लैटिट्यूड के साथ साथ इंसोलेशन जो होता है ना वो चेंज होता है, और सीजन भी यहीं से क्रिएट हो रहा है। आप सोचो इक्वेटर पे सनलाइट डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा है तो ये ज़्यादा दूर तक फैल भी नहीं रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी थी वो इसी एरिया तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सन का जो लाइट है, सन रेज जो है वो डायरेक्टली पहुंच रहा है। बट जैसे ही हम आते हैं पोलर रीजन में, दोनों तरफ देखो, पोलर रीजन में क्या है, अभी भी सनलाइट उतना ही है, सनरेज उतना ही है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्लैंट होता जा रहा है। ठीक है, और ये चीज़ हम बात करेंगे एंगल में। ठीक है, पहले हम ये आपको समझा रहे थे कि यहाँ पे देखो लैटिट्यूड के साथ साथ वेरिएशन है। ठीक है, और क्यों है ऐसा, बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अगर सपोज ये सीधा होता, आप खुद सोच के देखो, अगर ये हमारा जो अर्थ का शेप है इंक्लाइन नहीं होता और ये सीधा ऐसा खड़ा होता, ठीक है, तो क्या होता, हर जगह पे सनलाइट बराबर पहुंचती। ठीक है, कोई इंक्लिनेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता, लेकिन यहाँ पे इंक्लाइन होने के कारण इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये हर जगह पे होगा। अगर सन सीधा भी होगा तो भी क्या होगा, जो सनलाइट डायरेक्ट इस तरह से पड़ रही होगी, जिसका एंगल आप देख रहे हो ऐसा है, उस लैटिट्यूड पे ज़्यादा हीट पहुंचेगा, ज़्यादा एनर्जी पहुंचेगी,
और जब हम अर्थ के ऊपरी रीजन में आएंगे, पोलर रीजन में आएंगे, तो वो क्या है, जियोइड शेप होने के कारण वो पूरा गोल तो नहीं है, तो वहां पे क्या है, जो सनरेज जाती है वो थोड़ा स्लैंट होके जाती है, जिसके कारण वो ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करती है। क्लियर है? अभी देखो, हम अगर ये बात ही कर रहे हैं, एंगल के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो एंगल भी समझते हैं। देखो, सबसे पहले सनरेज का एंगल देखो, ठीक है, सन के रेज का हम एंगल देख रहे हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है लैटिट्यूड पे। अभी देखो, जो हायर लैटिट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में ये हायर लैटिट्यूड हुआ दोनों, ये क्या, लो एंड मिड लैटिट्यूड, ठीक है। जो हायर लैटिट्यूड है, यहाँ पे क्या है, कम एंगल बना रहा है, ठीक है, जिसके कारण जो सनरेज है वो क्या हो रहा है, वो स्लैंट हो जा रहा है। क्लियर है? और जब हम देख रहे हैं जो लोअर लैटिट्यूड है, लोअर लैटिट्यूड में क्या हो रहा है, आप दोनों इस फिगर को बढ़िया से देखो, एंड इस फिगर को देखने के बाद खुद के दिमाग को दौड़ाओ और सोचो कि अगर ऐसा हो रहा है तो सनलाइट किस तरह से अर्थ के सरफेस तक पहुंच रहा है। सबसे पहले हम हायर लैटिट्यूड में देखें, यहाँ पे क्या है, स्मॉलर एंगल बना रहा है, जिसके कारण जो सनरेज है वो क्या हो रही है, वो स्लैंट रेज में बदल जा रही है, वो स्लैंट हो जा रही है। और जो वर्टिकल रेज है, ठीक है, जो वर्टिकल रेज है जो कि डायरेक्ट पड़ रही है, ये क्या करता है, ये एरिया को भी कम कवर करता है और एक कम एरिया में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है। दो तरह से हम देख रहे हैं सनरेज पड़ रहे हैं, ठीक है। हायर लैटिट्यूड में क्या देख रहे हैं, स्लैंट रेज पड़ रहे हैं, और जो अपना लोअर लैटिट्यूड है, यहाँ पे क्या है, एकदम वर्टिकल रेज पड़ रहा है, ठीक है। एंड उसके कारण हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे वर्टिकल रेज पड़ रहा है वहाँ पे वो कम एरिया कवर करता है एंड वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी डिलीवर कर पा रहा है। लेकिन हायर लैटिट्यूड में क्या है, स्लैंट हो जाने के कारण वो ज़्यादा एरिया कवर कर पा रहा है, जिसके कारण उतना ही एनर्जी ज़्यादा एरिया में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। अभी देखो, रेज का स्लैंट होने के कारण क्या हो रहा है, अभी देखो ये दोनों स्लैंट रेज है, ये सारे वर्टिकल, ठीक है। जब स्लैंट होता है तो क्या देखते हैं, कवर लार्ज एरिया। अभी इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आएगा, जो स्लैंट रेज है ये क्या कर रहा है, ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, यहाँ पे भी देखो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। अब जब ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी वहाँ पे, तो एनर्जी जो है ना हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे एनर्जी धीरे धीरे करके कम देखने को मिलता है, ठीक है। अभी क्या है, जब ये इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट स्लैंट रेज पड़ रही है, वहाँ पे एनर्जी कम पहुँच रहा है, और उसके अलावा क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ये पास होने से पहले क्या है, एटमॉस्फेयर के थ्रू होकर जाती है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के थ्रू होके जाती है तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटरिंग दिखती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन दिखता है। कहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, जब हम देखते हैं सनरेज स्लैंट होता है, ठीक है, जिसमें एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। चलो, अब ये अगर हम समझ गए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ गए, हम रोटेशन समझ गए, अभी देखो लेंथ ऑफ द डे, ये भी समझो। अगर कहीं पे 12 घंटे का डे का लेंथ है तो यहाँ पे क्या है, इंसोलेशन ज़्यादा होगा। अगर ये 12 घंटे से 10 घंटे का है, यहाँ पे इंसोलेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब 12 घंटे से ज़्यादा जहाँ पे होगा वहाँ तो ऑब्वियसली ज़्यादा हीट वो मिल रहा है उसको। क्लियर? अब आते हैं हम लोग दूसरी चीज़ पे। जब हम वर्टिकल रेज और स्लैंट रेज के बारे में समझ चुके हैं तो हम देखते हैं सोलर जो एनर्जी है ना, ये कैसे पास होती है, थ्रू एटमॉस्फेयर। अब जब वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होके अर्थ के सरफेस तक पहुंच रही है तो इस बीच में क्या क्या हो रहा है, ये भी समझना होगा ना, कि इस बीच में क्या क्या हो रहा है। देखो, एटमॉस्फेयर में अगर आप देखोगे तो क्या है, एटमॉस्फेयर बेसिकली शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है। एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेडिएशन। मतलब क्या है, रुको कहीं पर पिक्चर है क्या, ये देखो, इस पिक्चर में देखो, तो इस पिक्चर से नहीं दिखाते, हम यहीं पे बना के समझा देते हैं आपको। सपोज ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। सन से जो एनर्जी आ रही है ना वो एटमॉस्फेयर से बहुत इजीली पास हो जा रही है, ठीक है। क्यों पास हो जा रही है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। किसके लिए, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए जो सन से आ रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए। अभी क्या है, यहाँ पे जब ये एटमॉस्फेयर हमारा ट्रांसपेरेंट है, इसके बाद भी क्या होता है ना कि कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है एंड कुछ स्कैटर हो जाती है, ठीक है। तो अभी देखो एब्जॉर्प्शन जो होता है, हम अपने एटमॉस्फेयर को कल हम लोगों ने देखा था,
हमने देखा हर एक लेयर को देखा कि लेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम वहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट लेयर देखे थे, एक ट्रोपोस्फेयर, एक स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है? ट्रोपोस्फेयर में क्या था? वाटर वेपर था, ओज़ोन लेयर था और अदर गैसेस भी थी। ठीक है? अभी इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एब्ज़ॉर्प्शन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है? और ये सब जो एब्ज़ॉर्प्शन है, ये क्या हो रहा है? ये इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है? अभी देखो, क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर हमारा ट्रांसपेरेंट है, तो ये सारे जो सन रेज़ हैं, ये तो एंटर कर जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ सन रेज़ स्कैटर कर जाते हैं। तो स्कैटरिंग क्या होता है? देखो, क्या होता है ना कि कभी-कभी वेरी स्मॉल सस्पेंडर पार्टिकल स्कैटर विज़िबल स्पेक्ट्रम। ठीक है? ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में ही घूम रहा है। ठीक है? जैसे आप कह लो वाटर वेपर, आप कह लो क्लाउड, ये सब चीज़ें जो होती है, ये क्या करती है, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है ना, इसको रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है? किधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है? टुवर्ड स्पेस। और कभी-कभी स्कैटरिंग के कारण क्या होता है कि ये अर्थ के सरफेस की तरफ भी स्कैटर हो जाता है। और यही रीज़न है कि हम सन जब स्काई को देखते हैं, उसका कलर हमें ब्लू दिखता है। एंड साथ ही साथ जब हम सनसेट को देखते हैं और सनराइज़ को देखते हैं, तो इसका हमें रेड कलर दिखता है। क्या वो रेड कलर का होता है? ऐसा नहीं है कि वो रेड कलर का होता है, लेकिन हमें दिखता है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ स्कैटरिंग। अभी देखो कि जब हम इस पिक्चर, यहाँ पे क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन दिखा रहा है। ठीक है? अर्थ भी सोलर रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब कर ले रहा है। कहीं-कहीं पे वाटर वेपर एंड अदर गैसेज़ जो हैं, ये भी सोलर रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब कर ले रहे हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, एयर के द्वारा ही सन रेज़ को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है स्पेस की तरफ। और कभी-कभी आप देखते हो ये यहाँ तक पहुँच के रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम समझते हैं पासेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के थ्रू सोलर रेडिएशन किस तरह से पास होती है? अगर आप देखोगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो आपको क्या दिखता है? वो लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, जो कि सन का रेज़ आ रहा है। इस रेडिएशन के लिए क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है? लेकिन इसके बाद भी जब देखते हो सोलर सोलर रेडिएशन जो होता है हमारा, वो पास करता है थ्रू एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग सरफेस। ये हमारा सन, ये हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये हमारा अर्थ। ठीक है? अभी देखो सनरेज़ जो आएगी, इसको ट्रांसपेरेंट है ये, इसको पास करेगी तभी तो सरफेस तक पहुँचेगी। अब इसी चीज़ में क्या होता है ना कि कुछ रेज़ जो होती है, वो रेज़ क्या अब्ज़ॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर एंड कुछ रेज़ को स्कैटर कर देता है। और स्कैटरिंग ऐसा नहीं है सिर्फ़ स्पेस की तरफ होगी। स्कैटरिंग क्या है? आप सरफेस की तरफ भी देखते हो और आप देखते हो कि वो स्पेस की तरफ भी हो रही है। ठीक है? तो ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि आप देखोगे जो वाटर वेपर होता है, ओज़ोन लेयर होता है, अदर गैसेज़ जो भी होती है, CO2 जो भी हमने पढ़ा था, सारी गैसेज़, वो सारी गैसेज़ क्या करती है? वो सारी गैसेज़ इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। ठीक है? एंड आप स्कैटरिंग में देखोगे बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है? छोटे-छोटे। ये स्मॉल पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, ये क्या करते हैं? ये रेज़ को स्कैटर कर देते हैं। अभी देखो, ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये लेयर क्या एक लाइन का इतना छोटा-सा तो नहीं होता होगा। इस लेयर को समझो। ठीक है? ये है हमारा सन, ये मेरा एटमॉस्फेयर का लेयर। ठीक है? ये है हमारा अर्थ। इस लेयर में क्या देखोगे आप, गैसेस तो हैं जो भी हैं, इसके अलावा छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है? ये पार्टिकल पे जब सनलाइट पड़ता है, कभी-कभी क्या है, यहाँ पे पड़ के ये वापस स्पेस की तरफ स्कैटर हो जाता है, या तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि सरफेस की तरफ स्कैटर हो जाते हैं। एक रेज़ क्या दिख रहा है, जो एब्ज़ॉर्ब हो के डायरेक्ट आ रहा है अर्थ के पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू जो होता है ना सन रेज़, ये 2 तरह से सरफेस तक पहुँच रहा है। थ्रू एब्जॉर्प्शन एंड थ्रू स्कैटरिंग। अभी देखो, एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो पहुंच रहा है वो क्यों पहुंच रहा है? वाटर वेपर, ओजोन, अदर गैसेस, इन सब के कारण। लेकिन स्कैटरिंग जो हो रहा है, इसके कारण क्या है? जब ये स्पेस की तरफ स्कैटर कर देता है, कुछ रेज को अर्थ के सरफेस की तरफ स्कैटर कर देता है, तो हमें क्या दिखता है? वो जो हमारा स्काई का कलर ब्लू हो जाता है ना, वो ब्लू कलर बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग दिखती है। जो हमें सनराइज और सनसेट का कलर रेड दिखता है, ये भी क्यों दिखता है? ये भी स्कैटरिंग के कारण दिखता है। ठीक है? ये है हमारा बेसिकली, हम जब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारा सोलर रेडिएशन किस तरह से सरफेस तक पहुँचता है। ठीक है? अभी देखो इसी में आगे बढ़ते हैं और हम ना
ओवरऑल जो इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे सरफेस पे, वो किस तरह से होता है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखो, ट्रॉपिक्स पे सनलाइट ज्यादा आती है, इंसोलेशन सबसे ज्यादा होता है। तो आप देखोगे ट्रॉपिक्स पे जो एनर्जी आ रही है ना बिकॉज ऑफ सनलाइट, वो क्या है, वो 320 वॉट पर मीटर क्यूब होता है। सॉरी, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मीटर क्यूब दिख रहा है कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स में एनर्जी देखो, लेकिन जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारा एनर्जी क्या होता है, 70 वॉट मीटर क्यूब हो जाता है। डिक्रीज देख रहे हो आप। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम इंसुलेशन। हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, जो भी हमारा सब ट्रॉपिकल डिजर्ट का एग्जांपल देखो, जैसे कि गोबी डिजर्ट ले लो, ठीक है, सहारा डिजर्ट ले लो, ये सब जो डिजर्ट है, ये सब क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना हम देखते हैं क्लाउड का जो क्वांटिटी होता है ना, वो कम होता है। यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा नहीं हो पाता है। एंड ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, इन एरियाज में मैक्सिमम इंसोलेशन होता है, मैक्सिमम इवापोरेशन होता है। तो वो एरिया पूरी तरह से ड्राई हो जाता है और डिजर्ट का फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, अभी देखो इसी के साथ हम देखते हैं जो इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करता है, ये भी ट्रॉपिक्स में ही आता है, लेकिन यहाँ पे जो इंसोलेशन है ना, ये कम होता है। क्यों कम होता है, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है क्लाउड्स। इक्वेटर पे क्या है ना कि ओशन सरफेस को देखोगे, वो ज्यादा है, और वहां पे जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उसके कारण क्या है, वहां पे इवापोरेशन होता है, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो इक्वेटर एरिया को वो क्लाउड कवर करके रखता है। ठीक है, एंड क्लाउड के कवर होने के कारण मैंने हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कि क्लाउड के कारण सनरेज रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, तो क्लाउड क्या करता है, सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इक्वेटर एरियाज में ज्यादा से ज्यादा इवापोरेशन नहीं हो पाता है, और उस एरिया में हम क्या देखते हैं, उस एरिया में हम देखते हैं इंसोलेशन कम होता है। क्लियर है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इंसोलेशन कम हो रहा है। अभी देखो, कुछ कुछ ऐसे भी लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड में क्या देखते हैं कि कॉन्टिनेंट जो होते हैं रिसीव मोर देन ओशियन। अब यहाँ पे बात हो रही है इंसोलेशन की। आप लैटिट्यूड में अगर देखोगे, तो अगर यहाँ पे वर्ल्ड मैप हम लगाते हैं, 1 मीटर को देखो, वर्ल्ड मैप का पिक्चर, ये देखो, ये जैसे हमारा वर्ल्ड मैप है। इसको यहाँ पे नहीं खोलते हैं, इसे हम लोग थोड़ा नीचे जाके ओपन करते हैं। यहाँ पे, ठीक है, इस वर्ल्ड मैप को अगर आप देख पा रहे हो, तो आप देखोगे इस वर्ल्ड मैप में क्या दिखेगा आपको, कि जो हमारा नॉर्दर्न लेटीट्यूड है, ठीक है, जैसे ये हमारा सपोज 0 डिग्री हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। ऐसे ही एक लाइन खींच दी है डिवाइड करके। अभी देखो इस एरिया में ना लैंड मास कम है। आपको ये लैंड मास दिख रहा है, कॉन्टिनेंटल लैंड मास ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। यहाँ पे ओशन सरफेस ज्यादा विजिबल है। लेकिन अगर आप इस रीजन को देखोगे, तो ये हमारा क्या लैंडमास का रीजन है। इस एरिया में लगभग लगभग लैंडमास आपको दिख जाता है। और ये जो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कि इसके कारण से आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या देखते हो, कि सनलाइट इंसोलेशन जो होता है वो ज्यादा पड़ता है। रुक जाओ 1 मिनट, ये, ठीक है, कॉन्टिनेंट रिसीव मोर देन ओशन। उसका रीजन क्या है, पहला तो आप ये समझो कि कॉन्टिनेंट पे जब सनलाइट पड़ती है, यहाँ पे इवापोरेशन होता है, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन उतना ज्यादा नहीं होता है। क्यों, यहाँ पे पानी कम होता है। लेकिन जब ओशियन के ऊपर आप देखोगे इंसोलेशन और सनरेज आता है, तो ये क्या करता है, इस एरिया को बहुत जल्दी हीटअप नहीं कर पाता है, टाइम लगाता है हीटअप करने में। और जब वो हीट होता है, तो यहाँ से इवापोरेशन होता है, इसके कारण इसके ऊपर में क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होता है। एंड क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होने के कारण क्या होता है, कि सनरेज फिर ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन कॉन्टिनेंटल रीजन में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए कॉन्टिनेंट रिसीव मोर देन ओशियन। हम लैटिट्यूड में क्या देखते हैं, कहीं कहीं ऐसा लैटिट्यूड है, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, तो कॉन्टिनेंट ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करता है एज कम्पेयर टू ओशियन। उसका रीजन आपको समझा दिया गया। अभी देखो इसी तरह से एप्लीकेशन करना है आपको। एप्लीकेशन के थ्रू सारी चीजें बहुत बेसिक से क्लियर होगी। एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी देखो सीजनल चेंजेस, एक चीज और आता है इसमें, सीजनल चेंज। सीजनल चेंज क्या होता है, हम क्या देखते हैं, विंटर में लेस रेडिएशन इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड, समर्स में क्या देखते हैं, मोर रेडिएशन। क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन होता है, सीजन चेंज होने के कारण हम लोगों ने देखा था ना कि क्यों सीजन चेंज होता है।
आखिर मिड एंड हाई लेटीट्यूड में रेडिएशन कम क्यों हो जाते हैं? ठीक है, तो सीजन चेंज होने की वजह से भी आप देखोगे कि आपको इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे हर एक चीज क्लियर समझ। अभी देखो इन इंसोलेशन के कारण ना, पहला तो हमने तीन चीज आज हमें समझना है। पहला था इंसोलेशन, वो हम समझ चुके हैं इंसोलेशन क्या हो रहा है। अब हम समझते हैं हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग कैसे होता है अर्थ के सरफेस का। तो सबसे पहले देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस क्यों आ रहा है? क्योंकि सनरेज आ रही है अर्थ के सरफेस पे। अब सनरेज के आने के कारण देखो यहाँ पे तीन तरह से लगभग लगभग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हीटिंग एंड कूलिंग होती है। पहला होता है कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है? कंडक्शन को समझते हैं पहले हम। ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस ये होता है कि जब अर्थ का सरफेस गर्म होता है, ठीक है, और डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसका एयर से। ठीक है, तो एयर क्या करती है, उस एरिया की हीट को दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लोअर एटमॉस्फेयर तक ही इफेक्टिव होता है। देखो, अर्थ हीटेड अप बाय इंसोलेशन। अब जब अर्थ हीट हो गया, अर्थ के हीट होने के बाद क्या होता है, ये जैसे हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये हीट हो चुका है। ठीक है, अब ये हीट होने के कारण क्या होता है, इसके एकदम बगल में, ठीक है, जहां से जो एयर है जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है लैंड के साथ, ये भी क्या होती है, ये भी हीट अप हो जाती है। ठीक है, अब ये गर्म हो जाती है। एयर जब गर्म होती है तो वो क्या करती है, वो वार्म बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूवमेंट करती है। ठीक है, तो जब एयर भी हीट हो गया, अब एयर क्या कर रहा है, ये फ्लो करना स्टार्ट कर देता है वार्म बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ। और ये जो आपको फ्लो दिखता है, ये कंटिन्यूअस फ्लो होता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस फ्लो कब तक होता है, जब तक वो सेम टेम्परेचर को अचीव ना कर ले। ठीक है, कहीं पे हम देखते हैं कि ये हमारा दो लैंड मास है सपोज। ठीक है, ये हमारा एक लैंड मास है और ये हमारा दूसरा लैंड मास। ये हीटअप हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, और इस एरिया में कोल्डर रीजन है। इधर की जो एयर है, ये क्या है, ये कोल्ड एयर है। तो ये जो गर्म हवा है वो इधर से इधर की तरफ ट्रेवल करने लगती है। ठीक है, और ये इसके जगह पे आके खड़ी हो जाती है, और यहाँ से जो एयर वैक्यूम क्रिएट हुआ, अब कोल्ड एयर यहाँ पे जाके इधर आ जाती है। तो देख रहे हो कैसे गर्म हवा कोल्ड हवा की तरफ फ्लो कर रही है। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है कंडक्शन के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एयर जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके साथ, लैंड के साथ, वो भी गर्म हो जा रही है, वो भी वार्म हो जा रही है। ठीक है, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे कि कंडक्शन के कारण क्या हो रहा है। देखो कंडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो हमारा लोअर लेयर होता है ना एटमॉस्फेयर का, उसके अंदर अंदर बैलेंस को मेंटेन करने की ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आपको लोअर एटमॉस्फेयर तक ही इफेक्टिव दिखता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा प्रोसेस, कन्वेक्शन का प्रोसेस। कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या है, एयर इन कांटेक्ट विथ अर्थ गेट हीटेड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम फ्लो देख रहे थे कि इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो देख रहे थे। अब ना, अब यहाँ पे समझो, जो हमारा एयर होता है अर्थ के सरफेस पे, जब वो गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म होके क्या होता है, वो ऊपर उठता है। ठीक है, राइज वर्टिकली एंड ट्रांसफर हीट अपवर्ड। ये जो हीट है, ये ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर रहा होता है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, जब मेरा हीट क्या हो रहा है, अपवर्ड ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। और ये आपको कहाँ पे दिखता है, ये आपको ट्रोपोस्फेयर में दिखता है सिर्फ। अभी क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, और लोअर सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि सनलाइट जब पड़ती है तो हमारा अर्थ का सरफेस जो होता है वो हीट हो जाता है। एंड ये वर्टिकल कन्वेक्शन के थ्रू क्या होता है, यहाँ का हीट ट्रांसफर होता जाता है। तो सबसे ज्यादा हीट आपको लोअर सरफेस पे ही दिखता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, टेम्परेचर क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी समझो, इस चीज को जब हम समझ जाते हैं तो फिर हम एक तीसरा प्रोसेस भी देखते हैं। ये क्या है, एडवेक्शन। यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे वर्टिकल फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है। ठीक है, कंडक्शन में हॉरिजॉन्टल फ्लो दिखा, एंड वर्टिकल कन्वेक्शन में वर्टिकल फ्लो दिखा। अब हम देखते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, इस चीज को समझो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, हीट का हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होना मतलब क्या है, ये वर्टिकल मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप मिड लैटिट्यूड में देखोगे तो मिड लैटिट्यूड का जो डे टू डे वेदर होता है, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में ही देखो, समर्स में क्या होता है, एक विंड, लोकल विंड चलती है जिसका नाम होता है लू। ठीक है, तबीयत खराब देखते हो, फीवर आना देखते हो, ये सब होता है ना, लोग कहते हैं कि लू लग गया। तो ये वाला जो आप कॉन्सेप्ट देखते हो, ये क्या लोकल विंड्स का कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एडवेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। अभी देखो इसको समझो, क्या है, जो भी मिड लैटिट्यूड है वहां पे जो वेदर चेंज हो रहा है, उसके लिए ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा, लू इन नॉर्थ इंडिया समर्स के टाइम पे। तो ये क्यों हो रहा है, ये एडवेक्शन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस है जो कि हीटिंग एंड कूलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस को आपको समझना है, एंड इन तीनों प्रोसेस को अप्लाई करते हुए समझना है इस चैप्टर को, तभी ये चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखो ये तो था कि जब इंसोलेशन आ रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या क्या चीजें हो रही है, लेकिन हम टेरिस्टेरियल जो रेडिएशन होता है इस चीज को अभी नहीं देखें। ये देखो, जब इंसोलेशन आता है तो ये क्या करता है, अर्थ के सरफेस को गर्म कर देता है, अर्थ के सरफेस को हीट कर देता है। अब देखो, जब अर्थ का सरफेस हीट हो जाता है, ठीक है, तो अर्थ बिकम्स ए रेडिएटिंग बॉडी। आप जानते हो ना, जो बॉडी गर्म होती है वो हीट रेडिएट करना स्टार्ट कर देती है। आप ही खुद सोच के देखो, उसका सिंपल एग्जांपल समझना है। तो आपका जो बॉडी है, जब आप थर्मो स्कैनर से अपने आप को देखते हो, तो उसमें आपको क्या दिखता है कि आपकी बॉडी भी रेडिएट कर रही है, हीट करती है ना। उसी तरह से जब अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है, तो ये क्या होता है, रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है। और ये क्या रेडिएट करेगा, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है इन लॉन्ग वेव फॉर्म। हमने जब इंसोलेशन देखा था वो तो क्या था, वो शॉर्ट वेवलेंथ थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब अर्थ रेडिएट कर रहा है एनर्जी को, ये क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। अभी देखो ये रेडिएशन क्या हो रहा है, ये रेडिएशन नीचे से स्टार्ट होता है, जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये नीचे से ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या कर रहा है, ये हीट को वापस कर रहा है किधर की तरफ, स्पेस की तरफ, जिधर से हीट आया था, अब उधर ही ये वापस ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, आप एक चीज देखते हो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जिसमें कि CO2 एक इंपॉर्टेंट गैस है। इसके अलावा अदर ग्रीन हाउस गैसेस भी होते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे स्पेस में जाने से रोक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो और ज्यादा गर्म हो जाता है। यही रीजन है जो CO2 को बैन करने की बात होती है, मतलब कार्बन इमिशन को रोकने की बात हो रही है, ये इसी कारण से हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जा रहा है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज में अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम लोग इन्वायरमेंट कर रहे होंगे, तब हम लोग उस चीज को वहां पे बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो ये तो था हीट टेरिस्टेरियल रेडिएशन, लेकिन अब आता है हीट बजट। ठीक है, कि अर्थ का हीट बजट कैसा है। यहाँ पे क्या है ना, हम वो सब चीज देखेंगे, इंसोलेशन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, टेरिस्टेरियल रेडिएशन जो हो रहा है, इन सबको यहाँ पे समझेंगे। और इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज क्लियर करो, क्या, अज्यूम कर लो आप कि 100 यूनिट टोटल सोलर रेडिएशन है। सन के थ्रू हमारे पास टोटल सोलर रेडिएशन 100 यूनिट आ रहा है। ठीक है, बस ये अज्यूम करो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। अभी देखो, अभी ना इस पिक्चर को मत देखना, अभी समझ नहीं आएगा। अर्थ ने 100 यूनिट एनर्जी ट्रांसफर वहां से भेजी, सपोज वो एनर्जी यहाँ आई। अब क्या है, अर्थ के ऊपर 35 यूनिट ना पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई, जो हमारे पास लोअर एटमोस्फेयर है, जहाँ पे क्लाउड्स दिख रहे हैं। इन सब के कारण क्या हुआ कि अल्बिडो इफेक्ट के कारण, ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि 35 यूनिट हमारा ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गया। उसमें से 27 यूनिट क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दिए, 2 यूनिट रिफ्लेक्टेड बाय स्नो एंड आइस। अर्थ के सरफेस पे जो ग्लेशियर है, जो स्नो है, जो आइस है, ये भी क्या करता है, ये भी सोलर रेडिएशन को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो 2 यूनिट इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, एंड बचे हुए यूनिट क्या होता है, एटमोस्फेयर या तो रिफ्लेक्ट कर देता है या तो स्कैटर कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि टोटल 35 यूनिट अल्बिडो इफेक्ट के कारण रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं 100 यूनिट में से। बचा कितना, बचा 65 यूनिट। अब ये जो 65 यूनिट है, ये अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन का भी अब अलग प्रोसेस है।
पहले तो 14 यूनिट क्या दिख रहा है, ये 14 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड बचा हुआ 65 में से 55 यूनिट क्या है, अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब अर्थ का सरफेस जब एब्जॉर्ब कर लिया, ये क्या था, ये बेसिकली आउट ऑफ 100 यूनिट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन 35 यूनिट, 65 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब इसमें ये समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम एक क्लियर सिंपल सा चीज समझते हैं, हीट बजट। ये क्या है, 100 यूनिट बजट समझते हो ना, बजट मतलब कि आपके पास आप अपना मंथली बजट बनाते हो ना कि आपकी एक महीने में कितना खर्च होने वाला है, उसी तरह से ये भी आपको समझना है कि आप 100 यूनिट पैसा है आपके पास, इसी का हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हमने देखा कि आउट ऑफ 100 यूनिट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं 35 यूनिट एंड एब्जॉर्ब हो जाते हैं 65 यूनिट। ठीक है, तो ये जो 65 यूनिट है, ये अभी अर्थ क्या है, हीट सरप्लस में है। ठीक है, लेकिन अब देखो आता है एक और कॉन्सेप्ट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हम क्या जानते हैं, अर्थ का जो अपर सरफेस होता है, लोअर सरफेस, ये जब हीट हो जाता है, ये जब गर्म हो जाता है, तो ये भी रेडिएटिंग बॉडी बन जाता है, तो ये भी रेडिएशन छोड़ने लगता है। तो ये रेडिएशन कैसे छोड़ रहा है, तो आप इस चीज को देखो, 17 यूनिट क्या होता है, डायरेक्टली टू स्पेस। अर्थ के पास जो एनर्जी है, इसमें से आप देख रहे हो कि 51 यूनिट हम मान के चलते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू बाहर निकल रहा है। ठीक है, और उसमें से 17 यूनिट क्या है, डायरेक्टली टू स्पेस, स्पेस में डायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर आता है 34 यूनिट। ये 34 यूनिट के क्या कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आप क्या देखते हो कि ये जो 34 यूनिट है, ये 6 यूनिट डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, अर्थ से, अर्थ एक बॉडी है, यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रही है, एटमॉस्फेयर जो था हमारा, ये एटमॉस्फेयर हमारा 6 यूनिट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। 9 यूनिट को वो क्या करता है, कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस। कन्वेक्शन हम लोगों ने देखा ना, जब वो गर्म हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं एक-एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ एंड बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। ये देखो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन, ये 3 प्रोसेस हमने देखे थे। इन्हीं 3 प्रोसेस को ध्यान में रखो। तो अब क्या है, कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू 9 यूनिट एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आता है, वो होता है 19 यूनिट। ये 19 यूनिट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के थ्रू जो 19 यूनिट होता है, ये भी रेडिएट होगी। ठीक है, तो टोटल हम देख रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू 51 यूनिट बाहर चले जा रहा है। अब ना हम इस बजट को एक बार चेक करते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, देखो रेडिएशन जो कि वापस भेज दिया गया, जो हमारे पास सनरेज आई, ये सनरेज टर्न्ड कितने हुए, पहले 17 यूनिट। 17 यूनिट कौन था, डायरेक्टली स्पेस, जो हमने डायरेक्टली स्पेस में भेजा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, एंड 48 यूनिट, ये 48 यूनिट क्या चीज है, तो पहले ये देखो, ये जो 34 यूनिट है, ये 34 यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था, तो एटमॉस्फेयर के थ्रू वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और 14 यूनिट जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था, ये दोनों मिला के क्या करता है, ये दोनों जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था, ये दोनों अब वापस भेज दिए गया। तो टोटल 65 यूनिट जो है, ठीक है, 34 यहाँ से एंड 14 यहाँ से, मतलब कि 48, ये टोटल रेडिएशन क्या हुआ, वापस भेज दिए गए, टर्न्ड। ठीक है, एंड रेडिएशन रिसीव कितना किया, तो रेडिएशन रिसीव भी किया है 65 यूनिट। कैसे हम देखें, 51 हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और आप टोटल यहाँ पे देख लो, टोटल रेडिएशन कितना ऑलरेडी आया है, टोटल 65 आया है। ठीक है, इन 65 में से टोटल हम लोगों ने क्या किया है कि 65 के 65 यूनिट्स को हम रिफ्लेक्ट भी कर दिए, रिसीव जितना किए उतना ही हम क्या किए, रिफ्लेक्ट कर दिए, जिसके कारण क्या देख रहा है, अर्थ ना ही टेम्परेचर को गेन करता है, ना ही अर्थ टेम्परेचर को लूज करता है। ठीक है, और इसी चीज को हम कहते हैं बजट, हीट बजट, और यू कैन से बैलेंस्ड हीट बजट। जितना हम इंसोलेशन ले रहे हैं, हम उतना क्या कर रहे हैं, रेडिएशन के थ्रू रिफ्लेक्ट भी कर दे रहे हैं, जिसके कारण की क्या हो रहा है कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है, ना ही ज्यादा गर्म हो रहा है और ना ही ज्यादा ठंडा हो रहा है। ठीक है, ये तो था सिंपल सा। लेकिन अब ना इसमें भी थोड़ा-सा आपको समझना है, ये जो हीट बैलेंस है, ये लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, आप देखोगे सरप्लस जो हमारा जो अर्थ का सरफेस है,
वो हर जगह पे तो एक तरह से हीट नहीं आता, एक तरह से इंसोलेशन नहीं आता है। तो कुछ-कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है? जैसे हमारा 40 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री साउथ, ये बेसिकली हम लोग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उस एरिया में क्या होता है, हीट सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है? फिर आता है हमारा एक डेफिसिट ज़ोन। ये डेफिसिट ज़ोन क्या होता है? पोलर रीजन, हायर लैटीट्यूड के बारे में, मतलब 40 डिग्री नॉर्थ से हमारा 90 डिग्री एंड 40 डिग्री साउथ से हमारा 90 डिग्री साउथ। ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम डेफिसिट ज़ोन देख रहे हैं, ये हम पोलर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम देख रहे हैं कि एक एरिया में सरप्लस हीट है, एक एरिया में डेफिसिट हीट है। और हम क्या जानते हैं? हीट हमेशा ट्रैवल करती है, ठीक है? हॉट टू कोल्ड की तरफ, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हीट रीडिस्ट्रीब्यूटेड पोलवर्ड, ठीक है? आप देखोगे कि हमारा जो हीट है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पोल की तरफ, ठीक है? अब वो कैसे हो रहा है? देखो, ये जो पोल की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले ये क्या करता है? देखो, पहली बात तो ट्रॉपिक्स को बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं होने देता है एंड साथ ही साथ जो हमारा पोल वाला रीजन है, उस पोल वाले रीजन को परमानेंट फ्रीज होने नहीं देता है, ठीक है? वहाँ पे भी सीज़न बाय सीज़न टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। हालाँकि वो वेरिएशन बहुत कम होता है, बट वो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ये था हमारा हीट बैलेंस, ठीक है? अभी देखो लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड हमने ओशन करंट पढ़ा था ना, उसमें देखा था ना कि किस तरह से ओशन अपने सरफेस पे ओशन करंट के थ्रू कोल्ड करंट एंड हॉट करंट इन दोनों के थ्रू हीट का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। उसी तरह से हम क्लाइमेट में भी देखेंगे कि सरप्लस जोन से डेफिसिट जोन की तरफ विंड ट्रेवल करती है, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग बात अपने टेम्परेचर पे। ये तो इंसोलेशन की बात थी, ठीक है? अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली हीट के बारे में बता रहा है, ठीक है? टेम्परेचर क्या कर रहा है? बेसिकली हमें हीट के बारे में बता रहा है, ठीक है? हीट क्या होता है? हीट होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है? अभी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हीट के कारण क्यों हो रहा है? अब फिर से वापस से नहीं डीप में जाना चाहता हूँ, लेकिन हम ये जानते हैं जब कोई भी चीज़ गर्म होती है, तो गर्म होके क्या होती है? वो एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड होने के कारण हल्की हो जाती है एंड वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, हीट के कारण क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है एंड उसके बाद आप क्या देखते हो? एक चीज़ कि टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या कर रहा है? टेम्परेचर बेसिकली हमें हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा हॉट है या फिर कितना ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है? और ये चीज़ को हम डिग्री में मेज़र करते हैं, क्लियर? अब देखो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन-कौन हैं? सबसे पहला फैक्टर लैटीट्यूड, ठीक है? हमने ट्रॉपिक लैटीट्यूड में क्या देखा? यहाँ पे हीट ज़्यादा रिसीव होती है, इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होती है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है? फिर आता है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड में क्या देखते हैं? जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ विथ हाइट। हम लोग जैसे-जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है मेरा? टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और इसी को हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस है पर 1000 मीटर। अगर हम 1 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो इसमें डिस्टेंस में हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? अभी इसके लिए और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल्टीट्यूड तो है ही, अब वो क्या है? अब है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सी। अभी देखो सी से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहले देखो सी, सी क्या होता है? स्लो हीटिंग होता है इसका, बहुत लेट से गर्म होता है एंड कूलिंग भी वो बहुत लेट से होता है, क्लियर है? लेकिन लैंड के साथ हम क्या देखते हैं? ये बहुत जल्दी हीट अप भी हो जाता है एंड बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर हो जाता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है एंड उसके बाद आता है एयर मास। एयर मासेस, इसके बाद आता है ओशन करंट। ओशन करंट के बारे में आपको पता है, ठीक है? एंड देन आता है फिर लोकल एस्पेक्ट, ठीक है? लोकल एस्पेक्ट मतलब किसी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक लोकल फैक्टर की तरह लोकल एस्पेक्ट की तरह एक फैक्टर बन जाता है टेम्परेचर का, ठीक है? अभी देखो ये तो है टेम्परेचर, इसके कारण हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑल्टीट्यूड के कारण, लैटीट्यूड के कारण, इन सब चीज़ों के कारण, ठीक है?
तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बेसिकली एक डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है, ठीक है? और नॉर्मल लेफ्ट साइड हमें पता है। अभी देखो यहाँ पे ना एक बात आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ये हमारे अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है ना, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं आइसोथर्म, ठीक है? और आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म बेसिकली एक जॉइनिंग लाइन होता है जो उन सारे प्लेस को जोड़ता है जो कि इक्वल टेम्परेचर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि इसी लाइन में देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बता रहा है? ये लाइन हमें बता रहा है कि इन एरियाज में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है? फिर देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन हमें क्या बता रही है? 10 डिग्री टेम्परेचर के बारे में हमें बता रहा है कि इस लाइन वाले रीजन में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है? तो आइसोथर्म क्या है? एक लाइन है जॉइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, जहां जहां पे टेम्परेचर जो है वो सेम, ठीक है? अभी देखो यहाँ से ना हमें वेरिएशन देखना है। तो आप देखोगे जनवरी के टाइम पे क्या होता है कि आप देखते हो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए, और ये है हमारा फिगर 1 इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के बारे में बात कर रहा है। अब जनवरी के कारण क्या देख रहे हो? इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखो। आप क्या देखते हो जनवरी में? ये आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाता है। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में अगर हम देखें 20, 10 और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 20, 10, 0 डिग्री, -12.5, -25.25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या देखते हो? वार्म नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है? ये क्या है? हमारा नॉर्दर्न अटलांटिक है, ये रीजन। ये जो रीजन है, ये रीजन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है बिकॉज़ ऑफ गल्फ स्ट्रीम, बिकॉज़ ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो इन 2 चीज़ों के कारण क्या होता है? हमारा जो नॉर्दर्न अटलांटिक सी है, अटलांटिक ओशन है, ये क्या होता है? ये गर्म रहता है, ठीक है? फिर आते हैं, अगर इसी में एग्जांपल लोगे, इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप साइबेरियन प्लेसेस। साइबेरियन प्लेसेस कहाँ पे? इस रीजन वाले प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ही लाइन जोड़ रहा है, देखो सेम लाइन जा रहा है, आप अगर देख पा रहे हो। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस का लाइन है, क्लियर है? ये जो लाइन है, ये 10 डिग्री सेल्सियस का लाइन है। इसी तरह से एक और लाइन है 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो कि जनवरी में हम क्या देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है? नॉर्थ अटलांटिक वार्म होता है बिकॉज़ ऑफ गल्फ स्ट्रीम, बिकॉज़ ऑफ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है? अभी देखो, जब ये समझ जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो जनवरी मंथ का एवरेज टेम्परेचर होता है, वो आपको पोल्स पे कितना दिख रहा है? सबसे पहले ये देखो कि पोल्स पे कितना दिख रहा है। जनवरी मंथ का -25 डिग्री सेल्सियस इन पोल्स, ठीक है? आप अगर एक चीज और देखते हो, इक्वेटर पे क्या दिखता है आपको? ये रहा हमारा इक्वेटर, ठीक है? इक्वेटर पे हम देख रहे हैं जो हमारा टेम्परेचर होता है, यहाँ देखो 30 है, यहाँ देखो। तो ये बेसिकली एवरेज आपको 27 से ज्यादा दिखाता है। एंड देन आती है बात ट्रॉपिक्स की। ट्रॉपिक्स में आपको क्या देखने को मिलता है? ट्रॉपिक्स में आपको देखने को मिलता है कि ये मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? ट्रॉपिक्स में हम टेम्परेचर को देख रहे हैं जनवरी के टाइम पे भी, ठीक है? जब हम मिड लैटिट्यूड में देखते हैं, मिड लैटिट्यूड का मतलब क्या है? मिड लैटिट्यूड का मतलब है हमारा ये वाला जोन, ठीक है? 40 डिग्री से लेके हायर डिग्री तक, ठीक है? इस जोन में हमें क्या देखने को मिलता है? इस जोन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है ना, टेम्परेचर वो कम होता है, ठीक है? और ये सब आपको कहाँ दिख रहा है? ये सब आपको दिख रहा है बेसिकली एक सिंपल से मैप में, ठीक है? और हमारा जो यूरेशियन इंटरनल ये है, यहाँ पे आपको क्या -18 डिग्री सेल्सियस टू -48 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक की चीजें देखने को मिलती है, ठीक है? फिर आता है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। अभी तक तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देख रहे थे क्या क्या चीजें हो रही थी। अब हम लोग देखेंगे सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या दिखता है आपको? आप अगर देख रहे हो तो सदर्न हेमिस्फेयर में आपको दिखेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस
35 डिग्री सेल्सियस। ये क्या दिखा रहा है? ये बेसिकली आपको आइसोथर्म बता रहा है, और ये जो आइसोथर्म है, ये क्या है? लैटिट्यूड के पैरेलल होता है। ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे, जो मंथ होता है जुलाई का, जुलाई के मंथ में आप क्या देखते हो कि हमारा जो आइसोथर्म है वो बेसिकली पैरेलल होता है। इक्वेटोरियल रीजन में आपको मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस का क्या दिखता है? आपको 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखता है। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का जो चीज दिख रहा है वो कहाँ देखने को मिलता है? वो मिलता है हमें मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस इन साउथ। ठीक है? और फिर हम देखते हैं यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम 45 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें बेसिक्स है, जो कि आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं जानोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है? तो जुलाई का हम क्या देखते हैं? जुलाई में इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है हमारा एवरेज टेम्परेचर। एंड एशियन इंटीरियर्स, मतलब एशिया के अंदर, ठीक है, जो हमारी एशियन कंट्रीज है, उन एशियन कंट्रीज के अंदर आखिर क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो हम देखते हैं तीन तरह से, एक 20 डिग्री, 10 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है? ये क्या दिखा रहा है? ये आपको टेम्परेचर दिखा रहा है। ठीक, लेकिन ये चीज आपको ज्यादा से ज्यादा सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। अब हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या दिख रहा है? ये जो आइसोथर्म है ना, वो पैरेलल दिखेगा आपको लैटिट्यूड के। आप अगर इस पिक्चर को देख पा रहे हो, ठीक है, ये लैटिट्यूड के पैरेलल जा रहा है। लगभग लगभग पूरा पैरेलल नहीं होता है, अगर आप उससे सोच रहे हो तो। ये ना पैरेलल ही चलता है लैटिट्यूड के। और ये पैरेलल ही आपको क्या देखना है? आप देखोगे कि जो 35 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में, ठीक है, 35 डिग्री तक में आपको क्या टेम्परेचर दिख रहा है? आपको यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। ठीक है? फिर आप देखोगे 45 डिग्री साउथ में आपको 10 डिग्री सेल्सियस दिखता है। एंड फिर आप 60 के ऊपर देखोगे, जब ये 60 डिग्री से इधर देख रहे हो, इस रीजन में आपको 0 डिग्री टेम्परेचर दिखता है। क्या रीजन है इसका? देखो, सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे लैंडमास की कमी। आप देखो यहाँ पे कॉन्टिनेंट की कमी दिख रही है आपको। ठीक है? ये जो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपको जनवरी के महीने का दिख रहा है कि जनवरी में यहाँ पे सिचुएशन किस तरह से है। ठीक है? अभी इसी के बाद क्या होगा ना, हम लोग जुलाई का भी देखेंगे। देखो यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, ये सॉरी, मैं आपको पहले दिखा रहा था, वो जुलाई मंथ का दिखा रहा था। इसमें क्या है कि आप जनवरी मंथ में देख रहे हो कि जो भी आपको यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है, जितना भी आप देख रहे हो लैटिट्यूड, ठीक है, इसमें क्या पता चल रहा है? लैंडमास की कमी की वजह से आप क्या देखते हैं? आपको सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जाते हैं, यहाँ पे वेरिएशन आपको पूरा दिख रहा है। ओशन पे टेम्परेचर लगभग लगभग आपको दिख रहा है किस तरह से डिप हो रहा है। देखो, जो लोअर लैटिट्यूड में यहाँ पे टेम्परेचर देखो 10 डिग्री सेल्सियस, और यही टेम्परेचर ओशन किस तरह से टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो आपको दिखा रहा है। ओशन में देखो, जैसे ही जाता है टेम्परेचर एक साथ जाता है, पूरा का पूरा ओशन में सेम होता है, लेकिन जैसे ही हम लैंडमास में आते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन दिखने लगता है। ये चीज आपको समझना है कि लैंडमास कितना बड़ा रोल प्ले करता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है? अभी देखो, ये तो था मेरा जनवरी मंथ का। अब जब हम जुलाई मंथ का देखते हैं, ठीक है, तो जुलाई मंथ में आपको क्या दिखता है कि आइसोथर्म जो होता है ना, ये नियरली पैरेलल होता है लैटिट्यूड के। ये देखो, ये हमारा क्या, ये जुलाई मंथ का पिक्चर है। इसमें जो हमारा लैटिट्यूड है, उसके लगभग लगभग आपको पैरेलल दिखता है क्या? आइसोथर्म। अभी देखो इक्वेटोरियल ओशन जो हमारा, ठीक है, यहाँ देखो, जो हमारा सपोज ये मेरा इक्वेटर है, यहाँ पे मेरा कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यहाँ पे कहीं हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक है? इस रीजन में अगर आप देख पा रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको यहाँ पे टेम्परेचर जो है मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। ठीक है? किस रीजन में? इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। लेकिन जब हम आते हैं एशियन इंटीरियर में, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखता है? टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो, ये है हमारा एशियन रीजन। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बहुत ज्यादा ऊंचा बना दिया मैंने। ठीक है? यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ये देखो, ये टेम्परेचर लाइन जो आइसोथर्म ये दिख रहा है, ये देखो एशिया में, ये जो लाइन जो दिख रहा है आपको, ये 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। ठीक है? और ये कब किस महीने में दिख रहा है? समर्स के टाइम पे, जब जुलाई का टाइम होता है, वो टाइम क्या होता है? वो समर्स का टाइम होता है, लैंड बहुत ज्यादा हीट होती है। लेकिन फिर हम सदर्न हेमिस्फीयर पे आएंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में अभी भी हमें जो लाइन्स है, आइसोथर्म्स है, वो पैरेलल दिख रहा है। ठीक है?
तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वर्ल्ड में कैसे है वो पता कर सकते हो। और ये जनवरी और जुलाई इन दोनों महीने में किस तरह से वेरिएशन दिखता है इसमें। तो ये जनवरी का है, इसका देखो कैसे जा रहा है, ये टिप कैसे करता है, ये लाइन है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा दिख रहा है, अगर आप दोनों पिक्चर को देख पा रहे हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेरिएशन ज्यादा है जनवरी के मंथ में। लेकिन जब हम जुलाई के मंथ में आते हैं तो वेरिएशन यहाँ पे कम देखने को मिलता है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में सेम कुछ चेंजेस दिखता है, लेकिन ये अभी भी पैरेलल टू लैटिट्यूड दिखता है। ठीक है, और टेम्परेचर भी यहाँ पे आपको वही दिख रहा है। तो यही चीज आपको एक बेसिक समझना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी इन जुलाई। जनवरी का मंथ क्या होता है, जनवरी का मंथ होता है विंटर का मंथ। ठीक है, क्या ये विंटर हर जगह हो रहा होगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी देखो अगर हम ये समझ चुके हैं तो अब आती है बात एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का। ठीक है, कि एक साल के अंदर टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है। आप देखोगे आपको हाईएस्ट टेम्परेचर जो दिखता है ना वो मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ ईस्ट यूरेशिया में। और ये क्या क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, लैंडमास के कारण हमें ये टेम्परेचर दिख रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूरेशिया क्या हुआ, देखो ये हमारा यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, ये ये यूरेशियन कॉन्टिनेंट है, रुक जाओ इसको मैं पूरा एक बार इरेज करूं। ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ से लेके ये यूरेशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यूरोप और एशिया। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज्यादा दिखता है कि आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, इतना बड़ा एक लैंडमार्क है, यूरोप और एशिया मिलकर बना हुआ है। लेकिन वही आप लोएस्ट कहाँ पे देखते हो, जब आप -3 डिग्री सेल्सियस तक देखते हो, कहाँ पे, बिटवीन 20 डिग्री साउथ एंड 15 डिग्री नॉर्थ। अभी देखो 20 डिग्री साउथ एंड 50 डिग्री नॉर्थ देखते 15 डिग्री नॉर्थ देखते हैं। देखो ये क्या है, ये हमारे ये वाला रीजन है। ठीक है, लगभग लगभग इस रीजन में आप क्या देख रहे हो, इस रीजन में आप देखते हो कि टेम्परेचर हमारा -3 डिग्री सेल्सियस तक लोएस्ट होता है। ये कब होता है, ये विंटर के टाइम पे होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का टाइम हो रहा होता है। और ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, 20 डिग्री साउथ एंड 15 डिग्री नॉर्थ के रीजन में। तो आपको लैटिट्यूड से समझना है कि जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो बेसिकली किस तरीके का हो रहा है। अगर आप ये समझ जाओगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में समझने में। हीटिंग एंड कूलिंग का हमने प्रोसेस देखा कि किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, और टेम्परेचर में वेरिएशन भी हम लोग देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी देखो क्या है ना, जब हम ये समझते हैं तो इसके बाद आता है टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है, हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है ना वो रिवर्स हो जाता है। ये रिवर्स कब होगा, खुद सोच के देखो, ये रिवर्स तब होगा ना जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्काई है वो क्लियर है, हमारा जो एयर है ये बहुत शांत है, काम एयर है। और क्या, लॉन्ग विंटर नाइट, हमारा जो नाइट होता है विंटर के टाइम पे ये क्या होता है, ये लॉन्ग होता है। ठीक है, जिसके कारण हम टेम्परेचर इन्वर्जन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अर्थ कूल्स फास्टर देन एयर एबव, हमारा जो अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर जो एयर का लेयर है, अर्थ हमारा जल्दी ठंडा होता है एज कम्पेयर टू हमारा ये लेयर, जिसके कारण क्या होता है, लोअर एटमॉस्फेयर में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे फॉग फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अभी देखो लोअर जो सरफेस है इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, लेकिन इसके ऊपर जो एयर है इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हुआ है, जिसके कारण फॉग का फॉर्मेशन होता है। क्यों, यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर दोनों मिलता है, जिसके कारण फॉग बनता है, जिसके कारण स्मोक एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। अभी क्या है, इसको बहुत बेसिक भी बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ना अप्लाई करके समझ सको कि आखिर ये होता क्या है। एंड फिर आता है एयर ड्रेनेज। देखो एयर ड्रेनेज क्या होता है, यहाँ पे आप देखते हो कि जो कोल्ड एंड डेंस एयर होता है फ्लो डाउन फ्लो। हम क्या जानते हैं, जो कोल्ड एयर है वो क्या होता है, भारी हो जाता है, भारी होने के कारण क्या होता है वो नीचे की तरफ स्लोप करना स्टार्ट कर देता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है। और ये ज्यादातर आपको कहाँ पे देखने मिलता है, ये देखने को मिलता है वैलीज में। ठीक है, और जो एयर ड्रेनेज है ये आपके क्रॉप्स को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम फ्रॉस्ट। क्लियर है? अभी देखो पोलर रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन जो है
इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन में टेम्परेचर इन्वर्जन आपको नॉर्मल दिखता है, वहां पे सालों भर ठंडी रहती है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि वहां पे बहुत ज्यादा क्रॉप्स नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप एयर ड्रेनेज समझ चुके हो, आप टेम्परेचर इन्वर्जन समझ चुके हो, ठीक है, तो अब आती है बात एक और चीज की, इंपॉर्टेंट टर्म्स की। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। पहला प्लैंक्स का लॉ, दूसरा स्पेसिफिक हीट। प्लैंक्स का लॉ क्या बोलता है? हॉटर बॉडी जो होती है वो ज्यादा रेडिएशन छोड़ती है, और जो रेडिएशन होता है ये क्या होता है? ये शॉर्ट वेवलेंथ में होता है। क्लियर? जब हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ से सनलाइट आ रहा है, ये क्या होता है? ये होता है शॉर्ट वेव। और अर्थ जो रेडिएशन छोड़ता है ये क्या होता है? ये होता है लॉन्ग वेव। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हॉटर बॉडी है वो ज्यादा रेडिएशन दे रही है, एंड इसका जो वेवलेंथ होता है ये शॉर्टर होता है। सन क्या है? बहुत ज्यादा हॉटर बॉडी है। सन जो वेवलेंथ छोड़ रही है ये क्या है? शॉर्ट वेवलेंथ छोड़ रही है। क्लियर है? अब देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है। हर एक एनर्जी नीडेड टू रेज 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ये स्पेसिफिक हीट के बारे में बता रहा है कि आप देखो कि जब हम एनर्जी के रिक्वायरमेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है, एनर्जी नीडेड टू रेज 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हम 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहे हैं? रेज कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। अब क्या है, यहां से अगर ये चीज क्लियर होता है, हम यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में समझ गए हैं, हम यहाँ पे आइसोथर्म के बारे में समझ गए हैं, हम यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि पोल में जो इन्वर्जन है वो नॉर्मल कंडीशन होती है वहां की। ठीक है, ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस बेसिकली एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है। तो इसीलिए इन सारे लाइंस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं। और हमारा जो सिंपल सा फंडा था, एनसीईआरटी, देन लेक्चर, एंड देन हम लोग करेंगे रिवीजन। क्लियर है? चलो, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। क्लियर? थैंक यू।